आज मेरा शौहर फिर रात को 2 बजे उठा और किचन की तरफ बढ़ा। मैंने भी दबे पाँव उसका पीछा किया। उसने आटे का ड्रम खोला और थोड़ा सा आटा निकालकर एक पोटली बनाई। उसके बाद गुंथा हुआ आटा लेकर उसकी एक पोटली बनाई और ऊपर छत की तरफ बढ़ गया। उस वक्त दिसंबर की सर्दी अपने उरूज पर थी, लेकिन मेरा शौहर साद उस वक्त नंगे पाँव बिना किसी शॉल के छत की तरफ बढ़ गया। मेरा नाम रमशा है। मैं 19 साल की थी जब मेरे लिए रिश्ते आना शुरू हुए। वजह मेरी खूबसूरती, लंबा कद और मेरी जहानत थी। कई रिश्ते आते और ऐसे ही वापस चले जाते, क्योंकि मेरे माँ बाप को वो गौहर नायाब नहीं मिल रहा था जिसके वो इंतजार में थे या जो उन्हें मेरे शायाने शान लगता। कुछ वो मेरी पढ़ाई खत्म होने के इंतजार में थे, इसलिए सबको खाली हाथ ही लौटा देते। इन्हीं दिनों एक इंसान का रिश्ता बार बार आने लगा। कभी कहते कि जहेज नहीं लेंगे तो कभी कहते कि 10 साल तक भी इंतजार कर लेंगे, बस अभी मंगनी कर दें। वो हर शर्त मानने को तैयार थे, क्योंकि बकौल उस औरत के उसके बेटे ने मुझे किसी बाजार में देखा था और मैं तभी उसके दिल में घर कर गई थी। वो तब से जिद बांधे बैठा था कि शादी करेगा तो बस मुझसे, वरना नहीं। इस रिश्ते में कोई खामी तो नहीं थी, लेकिन मेरे अब्बा को वो लड़का बहुत जुनूनी सा लगा जो अभी से इस हद तक जा रहा था। ऐसे जुनूनी को अपने नाजू पली देने से अब्बा ने साफ इनकार कर दिया, और फिर उनके इस इनकार को कोई भी हामी नहीं बदलवा सका। उनकी इस बात पर मैं भी काफी खुश हो गई, क्योंकि वो इंसान मुझे खुद भी ज़ाती तौर पर पसंद नहीं था। बस मैं खुलकर इजहार नहीं कर सकी, लेकिन शायद मेरे बाबा ने मेरा दिल पढ़ लिया था। इस वाक़े को कुछ अरसा बीत गया था और ये बात अब काफ़ी पुरानी हो गई, लेकिन अब मुझे भी कभी कभी लगता कि मुझ पर मुसलसल 2 आंखें हैं जो मेरी तमाम हरकतों सकनात पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन मैं इसे अपना वहमा समझकर झटक देती और इस तरह ये तमाम सोचें मेरे जहन से महव हो गईं। 22 साल दाखिला लिया। मेरी जहानत के यहाँ भी सब मुतरफ हो चुके थे। तमाम असातिज़ा और तलबा मेरे बनाए नोट्स को देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन वहीं एक इंसान सेमेस्टर के बीच में आया और उसने मेरी बनाई हुई जगह को एक दिन मलिया मेट कर दिया। उसके बोलने का अंदाज, लहजे का अंदाज, गंभीर आवाज़ और वैसे ही रूपदार शख्सियत थी। इसके साथ साथ उसने मुझे अपना गिरविदा बना लिया। वो जहाँ बोलता सब लोग रुककर उसकी बात सुनते। रहमान रजा अब रमशा हयात की जगह छीनने में कामयाब हो चुका था, लेकिन हैरत की बात यह थी कि मुझे उससे बिल्कुल भी कोई मसला नहीं था, ना ही कोई चलन थी। इस कामयाबी पर जाने क्यों मैं दिल से खुश होती। हालांकि बाकी क्लास में से किसी का आधा नंबर भी मुझसे ज्यादा आता तो मैं परेशान हो जाती और अपनी मेहनत बढ़ा देती, लेकिन उसकी कामयाबी पर मैं बहुत खुश थी। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। मैं दिल में जितनी भी उसकी मोतरफ थी, मगर जुबान से कभी इकरार नहीं किया था। मेरी आंखों से उसके लिए हजारों जज्बात ढलकते थे जो शायद वो कभी महसूस कर चुका था। फिर एक दिन हमें एक साथ काम करने के लिए काम मिला। यूं पहली बार हमारी गुफ्तगू हुई और फिर ये सिलसिला चल निकला। वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोग एक दूसरे के करीब आते गए। पहले जो मोहब्बत मुझे केली के दिल में पनप रही थी, अब वो उसके दिल में भी थी, और फिर हम दोनों राह इश्क के मुसाफिर बन गए। कई अहदो पैमा हुए और हम दोनों मुतमईन थे कि हम एक दूसरे को पा लेंगे। मेरी डिग्री मुकम्मल होते ही बाबा ने मेरी शादी का उंदिया सुना दिया और रिश्ता देखने लगे। अभी वो किसी से बात करते, इससे पहले मैं ही उनके पास गई और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। वो कुछ देर खामोश रहे, मगर फिर मुस्कुराकर मेरी पसंद से मिलने की बात की। रहमान उनसे पहले अकेले मिलने आया था। उसका मजबूत पस मंजर और गहरी छाप छोड़ती शख्सियत से बाबा भी बहुत मुतासिर हुए थे और अपने वालिदैन को लाने के लिए कहा। हम दोनों को तो जैसे पड़ लग गए थे, क्योंकि हमारी मंजिल नजर आ रही थी, लेकिन हम जो सोच रहे थे उसके बरक्स हुआ। उसकी अम्मी ने अपनी बहन को हाँ कर दी हुई थी। अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। यहाँ बाबा भी 2-4 बार रहमान के वालिदैन के बारे में पूछ चुके थे, लेकिन वो अपनी बात से 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं थी। रहमान के बाबा ने भी उन्हें बहुत समझाया। मुझे लगने लगा कि अब रहमान हार मान जाएगा, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हिला और पता नहीं कैसे उसने अपनी अम्मी को राजी कर लिया। फिर वो हमारे घर रिश्ता ले आए। उसकी अम्मी का रवैया थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा था, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश थी। रहमान ने इस बात का पास रखा और अपने वालिदैन को ले आया, वरना कुछ दिनों से यही सोच रही थी कि अगर वो इनकार कर गया तो मैं बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी। चंद ही दिनों में सब कुछ तय हो गया था। फिर हमारी शादी की तारीख रख दी गई। इन्हीं दिनों मुझे रहमान कुछ परेशान सा लगने लगा। मैंने वजह पूछी तो वो टाल गया, लेकिन मेरे बहुत इसरार पर इसने बताया था कि कोई है जिसने उसकी अम्मी का कि जिस लड़की से आप अपने बेटे की शादी करने जा रही हैं वो आपके खानदान के लिए भारी साबित होगी। इनाया आंटी ने इस बात को काफी संजीदगी से लिया। फिर 2 दिन बाद रहमान के वालिद की फैक्ट्री के एक हिस्से में आग लग गई। नुकसान ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन इनाया आंटी के यकीन को मोहर लग चुकी थी कि मैं उनके खानदान के लिए ठीक नहीं हूँ। वो एक बार फिर अड़ गई, लेकिन शादी के दिन करीब थे, इसलिए अंकल ने उन्हें सख्ती से कोई भी बदमज़गी फैलाने से मना कर दिया।
اس بات کے بعد بھی رحمان مسلسل پریشان ہی رہا اور مجھے بھی کوئی بات نہیں بتا رہا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ وہ اپنی پریشانی مجھ سے بانٹ لے، لیکن وہ اٹک جاتا۔ پھر شادی کے دن قریب ہونے کی وجہ سے بات آئی گئی ہو گئی۔ ہماری شادی بخیر و عافیت ہو گئی تھی۔ ہم 2 دن بعد ہی گھومنے کے لیے مغربی علاقوں کی طرف چل دیے۔ 1 ہفتے بعد ہم واپس آئے تو دونوں کے چہروں کی خوشی دکھ رہی تھی۔ انہی دنوں قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ میں اچانک بیمار پڑ گئی۔ اچانک گئی تھی کہ خود سے اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی اور دن بہ دن میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اپنی بیماری کے دنوں میں نے محسوس کیا کہ رات کے 2 بجے میری آنکھ لگتے ہی رحمان 2-3 دن سے مسلسل اٹھ رہا تھا۔ پھر وہ کافی دیر سے کمرے میں آتا اور جب وہ آتا تو اس کی حالت بہت خراب ہوتی، جیسے کسی نے اسے ساری رات مارا ہو، اور پھر جیسے ایک دم سے میں بیمار پڑی تھی ویسے ہی ٹھیک ہونے لگی۔ چند دنوں میں بھلی چنگی ہو گئی۔ مجھے تو یہ ایک معجزہ ہی لگ رہا تھا، مگر اب بھی رحمان کے شب و روز کے اوقات میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ میرے سوتے ہی اٹھ جاتا۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے سونے کا ڈرامہ کیا، پھر رحمان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بستر سے اٹھا اور میرے سوئے ہونے کا اطمینان کیا، پھر باہر کو چل دیا۔ میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی، پھر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کچن میں آیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ روز یہاں اس وقت کچھ کھانے آتا ہے، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر کچھ کھانے کو آتا تو ساری رات کمرے سے غائب کیوں رہتا۔ ابھی میں اسی کشمکش میں تھی کہ رحمان نے آٹے کے بڑے ڈبے میں سے آٹا نکالا اور پھر فریج کھول کر گندھا ہوا آٹا نکالا۔ میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ پوٹلیاں بنا کر جانے لگا۔ میں فوراً دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اب رحمان نے اپنے جوتے اور موٹے کپڑے اتارے تھے اور پھر چھت کی طرف چل دیا۔ میں بھی اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی کہ ایک دم میرا پاؤں کسی چیز میں اٹکا اور میرا ناخن ٹوٹ گیا۔ درد کی شدت سے کراہتے میں کمرے میں واپس چلی گئی، لیکن اب میرے ذہن میں شک بیٹھ چکا تھا کہ آخر رحمان ایسی پراسرار حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اب مجھے اس سوال کا جواب ڈھونڈنا تھا، لیکن یکے بعد دیگرے 2-3 واقعات ہوئے جس کی وجہ سے میں کچھ پوچھ نہیں سکی۔ عنایہ آنٹی کا پاؤں اپنی ساڑی میں آ کر مڑ گیا تھا۔ ہمارے گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا۔ پھر رحمان کی نانی انتقال کر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عنایہ آنٹی مجھے ایسے دیکھتی جیسے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ 1-2 بار تو وہ کھلے عام کہہ چکی تھیں کہ میں اس گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہوں، اس لیے میرے آتے ہی مصیبتوں نے گھر کا رخ کر لیا۔ ان کی ایسی باتوں سے مجھے بہت برا لگتا، لیکن رحمان نے مجھے بہت حوصلہ دیا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تھے کہ ایک رات اچانک میری آنکھ 4 بجے کے قریب کھلی۔ رحمان بستر پر نہیں تھے۔ میں شال لیتی اٹھی اور کمرے سے باہر گئی۔ وہ کچن میں نہیں تھے اور ان کا جوتا اور شال مجھے سیڑھیوں کے پاس پڑا مل گیا۔ میں ہمت کر کے چھت پر گئی تو میری حیرت کی کوئی حد نہ رہی جب رحمان مجھے چھت پر بے ہوش پڑے ملے۔ میں نے جلدی سے گرم کپڑا ان پر ڈالا اور پھر سہارا دیتی کمرے میں لے آئی، لیکن میری نظر وہاں چھت پر بنے ایک عجیب و غریب نمونے پر پڑی جو آٹے سے ہی بنایا گیا تھا۔ وہ گول دائرہ تھا جو سوکھے آٹے سے بنا تھا اور اس کے بیچ 8 حصے تھے، ہر حصے میں آٹے کی ایک گولی پڑی تھی۔ اگلی صبح میں نے دوبارہ ان سے رات والے واقعے کا پوچھا تو انہوں نے کہا تھکن سے بے ہوش ہوا تھا اور باقی بات وہ گول کر گئے۔ پھر یہ اکثر ہونے لگا، وہ چھت پر جاتے اور اگلے دن وہاں سے بے ہوش ملتے۔ رات پر بھی عنایہ آنٹی مجھے ہی کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے انہیں فون پر بات کرتے سنا اور مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ وہ کسی سے بات کر رہی تھیں کہ اس بابا سے تعویذ دوبارہ لے کر آ، جس نے پیشن گوئی کی تھی کہ میری بہو میرے لیے منحوس ثابت ہوگی۔ اب وہی بابا ہمارے مسئلے کا حل انہیں بتا رہے تھے کہ کسی بھی طرح اپنے بیٹے کی علیحدگی کروا دی جائے، ورنہ ایسے ہی ان کا خاندان آزمائشوں کی زد میں رہے گا۔ میں تو ان کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے خاص پسند نہیں کرتی، لیکن نفرت کی یہ حد دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ فون پر مقابل کو بتا رہی تھیں کہ انہوں نے عمل کروا لیا ہے اور رحمان اب وہ کر بھی رہا ہے۔ اس کی اس بات کو سن کر مجھے دھچکا لگا، یعنی رحمان روز چھت کو اس لیے جاتا تھا۔ میں ان کی باتوں سے کافی دل گرفتہ ہوئی تھی اور پھر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ رحمان کے آنے پر بھی میری چپ نہیں ٹوٹی اور پھر رات بھی رحمان اٹھ کر اوپر چلے گئے۔ میں وہ سارا وقت روتی رہی کہ وہ انسان جس سے میں نے اتنی محبت کی وہ اب مجھے چھوڑنے کے لیے عمل کر رہا ہے۔ میرا دل کیا کہ کاش میں اسے خود ہی چھوڑ کر جا سکتی، لیکن اپنے مائکے میں کیا منہ لے کر جاتی جہاں رحمان سے شادی کرنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کی تھیں۔ اگلے دن جاتی وقت ہو گیا لیکن رحمان نیچے نہیں آیا۔ آخر میں خود ہی اوپر گئی تو وہ کل والی جگہ پر ہی بے ہوش پڑے تھے۔ اب میرے کئی بار ہلانے پر بھی وہ ہوش میں نہیں آئے۔ میں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلایا اور انہیں لے کر ہسپتال چلی گئی۔ ڈاکٹر نے ان کو چیک کیا تو پتہ چلا انہیں مسلسل سردی میں رہنے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا تھا۔ کئی دن لگاتار نیند نہ کرنا، اپنے آرام کا خیال نہ رکھنا انہیں یہاں تک لے آیا۔ ایک اور عجیب بات معلوم ہوئی کہ ان کے پیٹ پر 2 گہرے نشان تھے جیسے سگریٹ کے ہوتے ہیں۔ رحمان نے تو کبھی ایسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو یہ نشان دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔
उस दिन घर आकर सारा दिन मैं रहमान के पास बैठी रही और रात भी उनके सोने से पहले उनके दूध की दवा मिला दी। वो सुबह ही उठे तो वो खिलाए हुए थे। उसके बाद उन्हें कॉल आई जिसके जवाब में रहमान तेजी से बोल रहे थे कि मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। रहमान के घर से निकलते ही मैं भी उसके पीछे चल दी। कुछ देर में वो एक अजीब सी जगह पर आकर रुका, गाड़ी से निकलकर इधर उधर देखा और फिर अंदर को चल दिया। मैं भी उसके पीछे गई और फिर मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए क्योंकि वो एक बाबे का आस्थाना था। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इतना पढ़ा लिखा और अमीर खानदान इस तरह के कामों पर कैसे यकीन रखता है। उस आमिल ने मेरे शौहर को गुस्से से कहा कि तुमने अपना अमल अधूरा छोड़ा है, इसकी सजा तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जिस काम से तुम्हें मना किया था तुमने वही किया, अब अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद ही हो, कोई और नहीं होगा। आमिल की बात पर रहमान ने इल्तिजा शुरू की कि उसका कोई हल बता दे। मैं उस इंसान को खोना नहीं चाहता, वो मेरे लिए बहुत लाजमी है, मेहरबानी करके कोई हल बता दे। रहमान रहा के रवैये पर मेरा शक मजीद उभरा कि आखिर ऐसा कौन है जिसके लिए रहमान इतनी मिन्नतें कर रहे हैं। आखिर कोई वजह तो होगी जो रहमान जैसे इंसान इस आस्ताने में आ गए। उनकी मुसलसल दरख्वास्त के बाद आमिल ने जो बताया वो सुनकर मेरे पसीने छूट गए। वो रहमान को कह रहा था कि वही अमल दोहराना है, लेकिन आज 2 की बजाय 5 सिगरेट होंगे और तन पर कपड़ा भी नहीं होना चाहिए। उस आमिल की ये बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन फिर रहमान उठने लगे तो मैं फौरन से बाहर आ गई और उनसे पहले घर पहुंच गई ताकि उन्हें शक न हो जाए। एक बात जो इस सारे मरहले के दौरान मुझे पता चली थी वो ये कि सामिल की आवाज़ और शक्ल जानी पहचानी सी लगी थी। मैंने माजी में उसे बहुत करीब से कहीं देखा था, लेकिन इस वक्त परेशानी में मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। फिर मैं रात होने का इंतजार करने लगी। आज फिर मैं सोती बन गई। जब रहमान मेरे पास से उठा उसके जाते ही मैं पीछे गई। अब वो आटे से एक हिसार बना रहा था और सब वैसा ही कर रहा था जैसे आमिल ने उसे बताया था। उसके बाद रहमान ने 5 सिगरेट जलाए और एक एक करके अपने जिस्म पर लगाए। उससे आके देखना मेरे बस में नहीं था। मैं फौरन आके बढ़ी और उसके हाथ से सिगरेट छीनकर जमीन पर फेंक दी। वो इस अचानक अफ्तार के लिए तैयार नहीं था। मुझे अपने सामने देखकर घबरा गया और मुझे नीचे जाने को कहा, लेकिन जो सब मैं अपनी आंखों से देख चुकी थी उसके बाद उसे यहाँ कैसे रहने देती। इस बर्फ जमाती सर्दी में वो बिना कमीज के खड़ा था। जैसे तैसे करके मैं उसे साथ ले आई और शॉल दी। वो कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहा था। मैंने उसे बहुत प्यार से पूछा कि रहमान आखिर हुआ क्या है, मुझे तो बताओ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, अपने आप को इतनी असियत देना, क्या तुम खुद को कुछ करना चाहते हो। मैंने काफी कुछ कहा, लेकिन रहमान बिना किसी तासुर के खड़ा रहा। फिर मैंने उससे कहा कि हाँ, मुझे मालूम है तुम और अम्मी मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, इसलिए बाबू के चक्करों में पड़ गए हो ताकि मैं मर जाऊं या तुमसे तल तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। ये सुनना था कि रहमान बेबस हो गए और फिर मुझे देखा और कहना शुरू किया। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। रहमान ये सब मेरे लिए कर रहा था। हमारी शादी से कुछ दिन पहले एक कागज पर लिखा हुआ नोट मिला था कि अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते हो तो इस आमिल से राब्ता करो। राब्ता करने पर आमिल ने कहा कि तुमसे शादी करते ही लड़की मर जाएगी, इसलिए भी शादी मत करो। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन वो आमिल तुम्हारे बारे में सब जानता था, इसलिए मेरा दिमाग इस बात पर यकीन कर बैठा। मैंने उससे कहा कि मैं रमशा से शादी जरूर करूंगा, मुझे कोई और हल बता दे। पर इसने कहा कि अगर बीवी की जिंदगी चाहते हो तो शादी की पहली रात से अगले 2 सालों तक रात को सूखे और गंदे आटे से हिसार बनाना, फिर अपने जिस्म को जलाना। तुम्हारी कुर्बानी से रमशा की जान पर से खतरा टल जाएगा। मैंने तो तभी आमिल की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन शादी के दूसरे हफ्ते तुम बहुत बीमार हो गई। मुझे लगा शायद वो ठीक कह रहे हैं। फिर मैंने छत पर जाकर वो अमल करना शुरू कर दिया और गैर यकीनी तौर पर वो अमल शुरू करते ही तुम बिल्कुल ठीक हो गई। इसलिए मैं इस सब पर यकीन कर बैठा और पाबंदी से ये सब शुरू किया। शदीद सर्दी की वजह से कुछ असर हुआ। मैं कई बार बेहोश हो जाता। मैं दिन ब दिन मरने के करीब होता जा रहा था, लेकिन मुझे तुम बहुत अजीज थी रमशा, इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा और मैं अभी करूँगा। कल तुमने मुझे कुछ नहीं करने दिया, इसलिए आज मुझे कफारा अदा करना है। ये कहते ही वो वापस जाने लगा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। अब सब कुछ मुझे समझ आ गया था। इनाया आंटी को पैगाम मिलना, रहमान को मौत के करीब करना, ये सब बिना किसी मुफाद के कोई नहीं कर सकता था। इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह थी जो कोई इस हद तक बढ़ रहा था। इस सारी सूरत हाल में इस आमिल बाबा का क्या फायदा था। मेरा जहन बस इसी सोच में था कि यकदम मुझे याद आ गया कि मैंने इस बाबे को कहाँ देखा है। वो आमिल बाबा वही था जो काफी अरसे से मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मुसलसल इनकार की वजह से वो मंजिल आम से गायब हो गया। लेकिन उसने मुझ पर नजर रखना नहीं छोड़ा और जैसे ही उसे पता लगा कि मैं शादी करने जा रही हूँ, उसने अपने तरीके से रोकने की बहुत कोशिश की। कभी इनाया आंटी को डराया,
तो कभी रहमान को। लेकिन जब उसे समझ आया कि शादी तो होकर रहेगी, तब उसने ये तरीका इस्तेमाल किया कि मुसलसल ये सब बर्दाश्त करके रहमान जल्द मर जाएगा। तब इनाया आंटी सबको कहेंगी कि हमें पहले ही पता था ये लड़की ठीक नहीं है, मैं हर जगह मनहूस मशहूर हो जाऊंगी। फिर उस वक्त वहीद आएगा मुझे सहारा देने और अपनाने के लिए, तब उसे कोई इनकार न करता और सब उसके बड़ेपन के मोतरफ हो जाते। मैं 1 मिनट में सब कुछ समझ गई। फिर रहमान को आहिस्ता आहिस्ता वो सब बताती गई, जिसे सुनकर रहमान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उनका खून खोल रहा था। वो तो उसे मारने जा रहे थे। मैंने इन्हें रोका और दिमाग लगाने को कहा। तब रहमान ने वहीद को फोन किया और कहा, बाबा जी मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, आज आपसे मिलना है। ये सुनते ही उसने मिलने की हामी फौरन भर ली। मुकर्ररा वक्त पर मैं भी रहमान के साथ वहाँ गई। हमारे साथ पुलिस भी थी। मैंने वहीद को जाली आमिल बनने के और रहमान की जान खतरे में डालने के जुर्म में पकड़ा था। वो मुझसे माफ़ी मांगता रहा, लेकिन मैंने उसे माफ़ नहीं किया। उसे 1.5 साल की सज़ा हो गई। अब मैं और रहमान बहुत खुश हैं। हमने जो वक्त इस जाली वहीद की वजह से ज़ाया किया था, अब मुझे इन लम्हात को फिर से जीना था। आज हमारे 2 प्यारे बच्चे हैं। इनाया आंटी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अपनी गलतफहमी की बिना पर इन्होंने मुझसे जो भी कहा है, वो मुझसे कई बार इसके लिए माफ़ी मांग चुकी हैं। हम लोग खुशहाल खानदान हैं, लेकिन रहमान के जिस्म पर मौजूद जख्म आज भी वो यादें ताज़ा कर देते हैं। आज मैं ग्रोसरी के लिए बाहर गई थी। मेरे साथ मेरे दोनों बच्चे भी थे। जब वजूद पर खाकी चादर में वो थामे सामने आया, मैं हैरान रह गई कि आखिर ये कौन है। और जब वो बोला तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये जनूनी वो वहीद था। उसे टीबी हो गई थी। अब वो वैसा ही कमज़ोर था जैसा इन दिनों रहमान हो गया था। उसके जिस्म पर कई जगह कुदरत की तरफ से बिल्कुल वैसे ही जख्म हो गए थे जैसे उसने रहमान को दिए थे। लेकिन आज वो अपना किया भुगत रहा था। वो मुझसे माफ़ी मांग रहा था कि मैं उसे माफ़ कर दूं। अब मैं अपने हंसते खेलते बच्चों को रहमान को देखकर सोच रही हूँ कि उसने हमसे ये सब छीना चाहा, तो क्या अब मुझे उसके गुनाहों के लिए उसे माफ़ कर देना चाहिए।